नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए रामबाण क्वेश्चन का सीरीज लेकर आ गए हैं। देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार पुलिस के लिए रामबाण। ठीक, ये एसके झा सर का बुक है जिसमें 4100 प्लस क्वेश्चन दिया गया है और सारा का सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और सर खुद इसमें लिखे हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है, बस आप लोग के इतना क्वेश्चन कर लेना है, इसके बाद ऑटोमेटिक सारा क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में कर पाइएगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग का पॉलिटी जो है, यहाँ से पॉलिटी का सेशन स्टार्ट होता है और पॉलिटी का हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल आवश्यक है। बताइए, राजनीतिक दल किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए में दे रखा है राजतंत्र, बी में दे रखा है लोकतंत्र, सी में कुलीतंत्र और डी में अधिनायक तंत्र। तो देखिए, समझते हैं कि ये चारों क्या होता है। राजतंत्र किसे कहते हैं? राजतंत्र वो होता है जिसमें शासन राजा द्वारा किया जाता है और राजा के बाद उसका बेटा शासन में बैठ जाता है। लोकतंत्र वो होता है जिसमें कई तरह की राजनीतिक पार्टियां मिलकर के शासन करती है। जैसे अभी ले लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे बीजेपी हो गया, आरजेडी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, कांग्रेस हो गया। तो अलग अलग पार्टी मिलकर के अलग अलग पार्टी द्वारा शासन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लोकतंत्र। और ऑप्शन सी में दे रखा है कुलीतंत्र। कुलीतंत्र वो होता है जिसमें एक ही परिवार के 5-6 लोग मिलकर के शासन करते हैं किसी भी देश पर, उसे कुलीतंत्र कहते हैं। जैसे सऊदी अरब को ले लीजिए, सऊदी अरब में कुलीतंत्र है। अब अधिनायक तंत्र किसे कहते हैं? अधिनायक तंत्र वो होता है जिसमें राजा तनाशाह होता है, उसके अलावा दूसरा कोई, जब तक वो जिंदा है, दूसरा कोई शासन की गद्दी पर नहीं बैठता है, उसे अधिनायक तंत्र कहते हैं। जैसे उत्तरी कोरिया के जो सरकार है, किंग जोम, वो क्या है? अधिनायक तंत्र है। तो हम लोग का ऑप्शन ए में है कि राजनीतिक दल आवश्यक है। तो राजनीतिक दल किसके लिए आवश्यक है? तो राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? यानी राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके कौन उसके गद्दी से हटा सकता है? तो देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संसद हटा सकता है। ठीक है ना। संसद में टोटली 2 सदन होता है, यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं संसद में 2 सदन होता है। एक होता है लोकसभा और दूसरा क्या होता है? राज्यसभा होता है। ठीक है ना, राज्यसभा होता है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो मतदाता सूची को आमतौर पर वोटर लिस्ट कहा जाता है। ठीक है ना। और जो है वोटर लिस्ट कौन तैयार करता है? तो वोटर लिस्ट चुनाव आयोग तैयार करता है। ठीक है ना। अब चुनाव आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत हुआ है? तो चुनाव आयोग का गठन आर्टिकल 324 के तहत हुआ है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग का गठन आर्टिकल 324 के आधार पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है तो राष्ट्रपति को करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संप्रभु कौन है? चलिए, इसका आंसर आप लोग बताइए। भारत के संप्रभु कौन है? ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, बी में है राष्ट्रपति, सी में है भारत के लोग, डी में है मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो अब इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। कह रहा है कि भारत के संप्रभु कौन है? तो भारत के संप्रभु भारत के लोग हैं। क्यों? क्योंकि भारत के लोग जिसे चाहेंगे उसे गद्दी पर बैठा सकते हैं, सत्ता में ला सकते हैं, और जिसे चाहें सत्ता से हटा सकते हैं। ठीक है, तो भारत के लोग क्या है? संप्रभु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिहार पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन कराया है, सारा का सारा क्वेश्चन बिहार पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से
कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? देखिए, जो मोहम्मद अली जिन्ना है, मोहम्मद अली जिन्ना जो है संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था। ये अलग पाकिस्तान के लिए मांग कर रहा था। और जो B.R. अम्बेडकर है, B.R. अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य अध्यक्ष थे। क्या थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पारित किया था? जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू? जल्दी से इसका आंसर बता दो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? कौन याचिका? जनहित याचिका। तो सबसे पहले जानने की जरूरत है कि जनहित याचिका क्या होता है। देखिए, जनहित याचिका वो होता है जैसे जो जनता के हित में आपको लगता है, जैसे मान लीजिए जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है, तो जब यूनिवर्सिटी का सेशन लेट चल रहा है तो इसके लिए यानी जनता के हित के लिए आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का सेशन लेट होने की वजह से लाखों लोग का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो इसे ही जनहित याचिका कहते हैं। ठीक है, तो जनहित याचिका का शुरुआत सबसे पहले कौन किए थे? तो डॉक्टर P.N. भगवती किए थे। कौन किए थे? डॉक्टर P.N. भगवती। और जनहित याचिका का शुरुआत पहले अमेरिका में हुआ था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कह रहा है कि किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है? अब देखिए, परिसीमन क्या होता है? परिसीमन, इसे समझने की जरूरत है। परिसीमन क्या होता है? देखिए, जब हम लोग के देश में, जब हम लोग का देश आज़ाद हो गया था, तो सबसे पहले 1951 में जनगणना हुआ था और डिसाइड किया गया था कि जनगणना प्रत्येक 10 साल पर जनगणना होगा और प्रत्येक 10 लाख लोगों पर कितना? प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सांसद होगा। एक सांसद यानी प्रत्येक 10 लाख लोगों का प्रतिनिधि कितना होगा? एक। और वो जा करके संसद भवन में आवाज़ उठाएगा कि जनता जो है, जनता को किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है ना। तो कब किया गया था? 1951 में। थोड़ा इसे मिटा देते हैं। 1951 में। और उसके बाद दूसरा जनगणना हुआ 1961 में। तीसरा जनगणना हुआ 1971 में। लेकिन जब 1971 में जनगणना हुआ तो अब बता दिया गया कि प्रत्येक 10 लाख पर जो एक सांसद की व्यवस्था है, इसकी संख्या को बढ़ाया नहीं जाएगा। अभी तक जितने भी सांसद का सीट है 1971 में डिसाइड किया गया था कि इतना भारत में इतना सीट रहेगा। उसके बाद 1971 में बताया गया था कि सन 2000 ईस्वी तक, कितना? 2000 ईस्वी तक सांसद के जो सीट है, सीट में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। और जब 2000 में जनगणना हुआ तो उसको, इसी को परिसीमन कहते हैं। और जब 2000 में जनगणना हुआ तो बताया गया कि 2026 तक सांसद की सीटों की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। 2026 तक यानी जस्ट 2 साल के बाद 2026 आने वाला है। 2026 में जो हम लोग के देश में 545 लोकसभा की सीटें हैं, इसमें बढ़ोतरी देखा जा सकता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। और हम लोग का नया संसद भवन भी बन गया है। जब सांसद महोदय का संख्या का बढ़ोतरी हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संसद भवन में उतना सीट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का सिद्धांत नहीं है? कह रहा है कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का सिद्धांत नहीं है? इसे थोड़ा गौर से आप लोग समझिएगा। ऑप्शन ए में दे रखा है, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर किया जाएगा। ठीक है, किया जाएगा, बिल्कुल सही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर इस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सेकंड में है, राष्ट्रपति पुनः परमाणु का परीक्षण कर सकते हैं। मान लीजिए कि राष्ट्रपति कोई फैसला सुना दिए तो उस पर पुनः वो क्या कर सकते हैं? विचार कर सकते हैं कि ये फैसला गलत है या फिर सही है। नेक्स्ट फिर ऑप्शन है कि दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। यानी राष्ट्रपति के सामने जा कर के जो व्यक्ति है, जो राष्ट्रपति के द्वारा क्षमा चाहता है, तो राष्ट्रपति के समक्ष जा कर के बता सकता है कि महोदय हमसे गलती हो गया था, हमें क्षमा कर दिया जाए। ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये बिल्कुल क्या है?
बिल्कुल क्या है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा है कि उनका पुनः मनोनयन नहीं हो सकता है। बिल्कुल क्या है बाबू, ये गलत है, उनका पुनः मनोनयन हो सकता है। और नेक्स्ट ऑप्शन में है कि वे मात्र 2 ही बार मनोनीत हो सकते हैं। ये भी गलत है, वो कितना भी बार मनोनीत हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है वे पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। ये भी क्या है, गलत है, वो पुनः निर्वाचित हो सकते हैं। कह रहा है कि उनका कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। ये बिल्कुल क्या है, सही है, उसका कितनी भी बार मनोनयन हो सकता है, कितनी बार भी वो चुनाव में जीत सकते हैं। ठीक है ना, उनको चुना जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। तो देखिए, आर्टिकल 32 के तहत, कौन, आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपका मूल अधिकार का हनन हो रहा है तो। और हाई कोर्ट में, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हाई कोर्ट, यानी इसे ही कहते हैं उच्च न्यायालय, आर्टिकल 226 के तहत जा सकते हैं। किसके तहत, आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, तो आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है हो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय निलंबित नहीं हो सकता है। आपातकाल के समय, तो देखिए आपातकाल के समय 2 ऐसा आर्टिकल है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, जिसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है कि आपातकाल के समय कौन सा आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जाता है, तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ठीक है, अब चलिए अब ऑप्शन की तरफ हम लोग चलते हैं, इसे मिटा देते हैं। ऑप्शन क्या दे रखा है कि स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का जो अधिकार है 19 से 22 तक है। ठीक है, आर्टिकल 19 से 22 तक है, लेकिन केवल उसमें 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये तो आंसर करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन बी में दे रखा है जीवन का सुरक्षात्मक अधिकार, यानी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 में है, तो बिल्कुल आर्टिकल 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी आर्टिकल 32, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, जिसे निलंबित कर दिया जाता है आपातकाल के दौरान। कानून के समक्ष समानता, यानी आर्टिकल 14, यानी आर्टिकल 14 में है कानून के समक्ष समानता। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, जीवन का सुरक्षा का अधिकार। कौन, जीवन की सुरक्षा का अधिकार, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, इसे निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो आशा करता हूं कि हम जितना भी क्वेश्चन बताए हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इसी तरह से सीरीज को लाया जाए जिसमें पूरा 4100 क्वेश्चन है, और 4100 क्वेश्चन करने के बाद में अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप लोग एग्जाम में 80+ क्वेश्चन सही करके आ जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक तथा कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। थैंक यू।